हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए स्टडी विद ऑफिसर क्लास में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और आइए इस क्लास में आज हम बात करेंगे दोस्तों वंशागति और विविधता के सिद्धांत के बारे में। ये क्या है? क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 बायोलॉजी की बात करें, वंशागति और विविधता के सिद्धांत। ये वंशागति क्या होते हैं, विविधता सिद्धांत क्या होते हैं, आज इसके बारे में अच्छे से जानेंगे, बहुत डिटेल से जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्लास में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज बात कर रहे हैं सबसे पहले वंशागति क्या होता है। वंशागति क्या है? ठीक है दोस्तों, तो वंशागति किसे कहते हैं, वंशागति क्या, जिसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे, तब विविधता देखेंगे, विविधता के सिद्धांत के बारे में देखेंगे। तो वंशागति क्या है? तो वंशागति यानी आनुवंशिक लक्षणों को, क्या दोस्तों, आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करना क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित किया जाएगा तो क्या कहलाएगा दोस्तों? वंशागति कहलाता है। वंश यानी वंशा का वंश होता है, और गति यानी एक वंश से दूसरे वंश में गति कर जाए तो वंशागति कहलाता है। सीधी बात है। यानी वंश का अर्थ, वंशा का वंश होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं, और गति क्या होती है? गति करना, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गति कर दिया जाए, वो क्या कहलाएंगे दोस्तों? तो वंशागति कहलाएंगे। तो वंशागति किसे कहते हैं? आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करना, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करना क्या कहलाता है दोस्तों? तो वंशागति कहलाती है। अब इसके अलावा बात करें दोस्तों, विविधता क्या होता है? विविधता ये क्या होते हैं? तो वंशागति यानी आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को क्या कहते हैं? तो विविधता, वंशागति कहते हैं ना। लेकिन उसी को, एक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाए, उसमें जो अंतर आएंगे उसे क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। यानी दोस्तों एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण स्थानांतरित हो रहे हैं उसमें अंतर आ जाना, विभिन्नता दिखलाना, ये क्या कहलाते हैं? विभिन्नता कहलाते हैं। अच्छा, वंशागति, तो सबसे पहले इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना कि वंशागति में मान लीजिए कोई भी दिक्कत, कोई बीमारी, कुछ ऐसे बीमारी होते हैं ना जो क्या होते हैं? आनुवंशिक होते हैं। आनुवंशिक का अर्थ होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। मान लीजिए जैसे में एक बीमारी आता है हीमोफीलिया। ये एक ऐसा बीमारी है ना जो अगर किसी एक आदमी को होना तो उनकी आने वाले संतति को होगा, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करेगा ना। अगर मेरे को हीमोफीलिया है ना तो मेरे आने वाले लड़कों को होगा, लड़की को होगी, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होगा। ये क्या हो गए? वंशागति। क्या वंशागति हो गए। उसके अलावा बात करते हैं, क्या हमारे जैसा शक्ल है वैसे मेरे पिता को शक्ल है? नहीं है, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। हो सकता है ज़्यादा डिफरेंस होगा, हो सकता है ज़्यादा होगा, कम होगा, लेकिन अंतर तो होंगे। और लोग कहता है फलाना का लड़का का उसके शक्ल उसके पिता से मिलता है, तो मिलता है लेकिन उसके से नहीं है, यानी उसको मिलता है लेकिन उसमें जो भिन्नता आ रही है, जो कमी आ रही है, उसे क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो स्थानांतरित होता है उसमें जो विभिन्नता आ जाए, अलगाव दिखे, उसे दोस्तों क्या कहिएगा? विविधता कहिएगा। ये होता है वंशागति और विविधता। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। चलिए आगे हम बात करेंगे इसमें मेंडल के नियम के बारे में कि मेंडल का नियम क्या है। ठीक है दोस्तों, तो मेंडल का नियम पढ़ेंगे ना, तो मेंडल के नियम दोस्तों हम देखेंगे, एक बात को जानेंगे कि सबसे पहले मेंडल के पूरे नाम के बारे में बात कर रहे हैं। तो इनका पूरा नाम, जो मेंडल है ना, इनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल। जैसे में देखिएगा ना कि फिजिक्स में न्यूटन का पढ़ना अनिवार्य है, आपको पढ़ना पड़ेगा। न्यूटन के बगैर पूरा फिजिक्स अधूरा है, पढ़ना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार बायोलॉजी में मेंडल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। बगैर मेंडल का बायोलॉजी अधूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो अधूरा हो जाएगा बगैर मेंडल के। तो उसके बाद तो इनके पूरे नाम की बात करते हैं तो ग्रेगर जॉन मेंडल होता है। इन लोग शॉर्ट में मेंडल के नियम कहते हैं, मेंडल कहते हैं। ठीक दोस्तों, इनके जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ दोस्तों? तो 22 जुलाई 1822 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। किनका? तो ग्रेगर जॉन मेंडल का। और इन्होंने अपना जब प्रयोग, उद्यान मटर का जब प्रयोग किया तो ये प्रयोग कम से कम 7 वर्ष तक चला था दोस्तों। कितना साल तक? तो 7 वर्षों तक। अब कब से कब तक चला था? तो 1856 से
1856 से 1863, यानी दोस्तों कब से, तो 1856 से 1863, यानी 7 वर्षों के प्रयोग के बाद इन्होंने पता लगाया और इन्होंने अपने नियम को दिया। कौन, मेंडल ने। तो क्वेश्चन पूछता है कि जो मटर उद्यान का पौधा था, उद्यान मटर का पौधा, जब इसका प्रयोग कितने वर्ष तक कराया गया था, तो 7 वर्ष के बाद ये सफल हुआ था। और कब से कब तक, तो 1856 से लेकर 1863 ईस्वी तक 7 वर्षों तक इसका प्रयोग किए और तब जाके इनको सफलता मिली। ठीक दोस्तों, तो कोई भी काम के लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। एक लाइन एक लोग कहता है, लाइन में एक बात कहता है ना कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, अब माली सींचे 100 घड़ा, फसल आए फल होए, सो ऋतु आए फल होए। यानी धीरे धीरे सब कुछ होता है, अपने मन में धैर्य रखिए, अपने मन में दोस्तों धैर्य रखिए। एक जो माली है ना, ये 100 घड़ा सींचता है, 100 दिन पानी देता है किसी फूल के आगे, तब जाके वो 100 दिन बाद फसल ऋतु आती है, तब जाके उस पर फल होता है। उसका धैर्य है ना। अगर सोचता कि पानी आ जाए कल फल हो जाए, पॉसिबल है नहीं है। तो आपके अंदर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके अंदर धैर्य होनी चाहिए। आप अपने अंदर सोचिए थोड़ा सा। तो बात यह देखिए कि मेंडल ने 7 साल प्रयोग किए और 7 साल के बाद इनको सफलता मिली। आप पढ़िए गौतम बुद्ध के बारे में, 6 साल तक भटके और 6 साल के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई ना प्राप्ति। अपनी जिंदगी से नहीं तो उगता है, तो आपको भी अपनी जिंदगी से किसी पर सीखवा गिला नहीं है। बस आप इस क्लास को बने रहिएगा, आपको लास्ट तक हर बात एक समझ में आएगी। यहाँ तक तो बात कोई दिक्कत नहीं होगा कि वंशागति क्या होता है, विविधता क्या होती है। मेंडल का पूरा नाम क्या है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। इनके जन्म की बात करते हैं तो 22 जुलाई दोस्तों 1822 ईस्वी की हुआ था। इन्होंने उद्यान मटर को 7 साल तक प्रयोग किया और कब से कब तक किया, तो 1856 से 1863 ईस्वी तक किया था। और इन्होंने एक बुक पे प्रकाशित किया, एक बुक में प्रकाशित किया। उस बुक का सोसाइटी नाम है, सोसाइटी के नाम से जानते। और उस बुक का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1965 ईस्वी में। कब दोस्तों, तो 1965 ईस्वी में। उसमें पुस्तक जो है ना, ये सोसाइटी है, उस पुस्तक में एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हिब्रिडिसेशंस, ये इसका बुक का नाम था। और उनमें इन्होंने प्रयोग किया, इसको दिखाया है दर्शाकर। तो सबसे पहले बात किए हम ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में जाने हैं थोड़ा सा। उसके पहले हम वंशागति और विविधता के बारे में जाने। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा बात करते हैं दोस्तों। अब देखिएगा, इन्होंने सबसे बड़ी बात है कि मटर का पौधा चुना क्यों, चुनने का वजह क्या था, क्यों चुने। दुनिया में बहुत सारे पौधे हैं, बहुत सारे बीज है, उसके बारे में देखते, उसके बारे में अध्ययन करते। तो मटर का पौधा चुनने का वजह क्या था, तो सबसे पहले वजह क्या, कारण की बात करते हैं तो कारण नंबर पहला, जो मटर का पौधा होता है दोस्तों ना, ये 1 वर्षीय पौधा होती है। क्या है दोस्तों, ये 1 वर्षीय पौधा है। कौन, मटर का पौधा। इसके अलावा जो मटर का पुष्प होता है ना, उभयलिंगी होती है, उभयलिंगी होती हैं। तीसरा कारण की बात करते हैं तो जो मटर का पौधा है ना, जो मटर का फसल है ना, ये आसानी से किसी भी स्थान पर उगाया जा सकता है, किसी भी स्थान पर आसानी से उगाया जा सकता है। जब इसके चुनाव किए मटर के पौधे के, इसके बहुत से ऐसे लक्षण मिले जिससे मेंडल प्रभावित हुए और प्रभावित होकर इन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया। अब इसके लक्षण क्या देखें, उसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। इसे मिटाए दोस्तों, चलिए देखते हैं। अब हम बात करेंगे इन्होंने लक्षण क्या देखे, आखिर मटर के पौधा चुने और उसका कारण देखिए, चुनने का कारण बताया कि कारण क्या होता है चुनने का। तो ये देखिए कि ये क्या था, 1 वर्षीय पौधा था, इसकी पुष्प होती है, उभयलिंगी होती है और ये किसी भी स्थान पर आसानी से उगाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं लक्षण के बारे में। तो इन्होंने मटर के पौधे में कम से कम 7 लक्षण को देखे। 7 लक्षण कुछ इस प्रकार है, अगर आपके पास कॉपी होगा तो आप 7 तो लक्षण को नोट कीजिएगा। ठीक है, तो यह एक तरफ लिखिए क्रम संख्या। सबसे पहले क्रम संख्या, यहां करते हैं दोस्तों लक्षण, यहां करते हैं प्रभावी, यहां करते हैं अप्रभावी। ठीक दोस्तों, तो 7 पौधे यानी 7 लक्षण को देखें। अब 7 लक्षण में क्या क्या था इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मेंडल के 7 लक्षण ये क्या है। पहला लक्षण इनका था, लक्षण था पहला लंबाई।
लंबाई। अब लंबाई देखिए तो लंबाई इन्होंने दो तरह की दिखाई दी लंबाई। एक लंबाई था जो लंबा था, एक पौधा क्या था, लंबा था, दूसरा क्या था, बौना था। एक लंबा दूसरा बौना, ये पौधे को देखिए। उसके अलावा नंबर 2 की बात करते हैं तो उसमें देखिए कि बीज की आकृति, जो उसकी मटर का बीज होता है उसकी आकृति कैसी है। बीज की आकृति, जो बीज की आकृति थी ना गोल थी, और फिर बाद में क्या, झुर्रीदार, गोल और झुर्रीदार देखिए। इसके अलावा बात करते हैं तो बीज का रंग देखिए, बीज का रंग कैसा होता है, बीज के रंग को देखें तो बीज का रंग पीला और हरा, पीला देखिए और क्या है दोस्तों, तो हरा देखिए। इसका नंबर 4 बात करते हैं। नंबर 4 में पुष्प का रंग को देखिए, पुष्प का रंग, जो पुष्प का रंग था ना ये बैगनी और सफेद, बैगनी और सफेद। इसके नंबर 5 बात करते थे पुष्प की स्थिति, किसकी स्थिति कैसी है, तो पुष्प की स्थिति को देखें तो स्थिति में अक्षीय दिखा इनको, और फिर क्या देखें तो अक्षीय और अग्रस्त दिखा, अक्षीय और अग्रस्त। इसके नंबर 6 की बात करते हैं तो फली का रंग, फली का रंग, फली का रंग देखें तो फली के रंग में दोस्तों ये देखें ना तो एक रंग हरा था, दूसरा क्या था, पीला, यानी उसी की बात कर रहे हैं। फली का रंग देखें। फिर फली की आकृति, फली की आकृति तो फैली हुई, उसका सिकुड़ी हुई। ये दोस्तों इन 7 लक्षण को देखें। कौन, तो मेंडल ने ये 7 लक्षण को देखे। सबसे पहले मटर का पौधा का देखा, और पौधा में देखिए तो 2 प्रकार के पौधे मिले, एक इनको लंबा मिला, एक इनको बौना मिला। तो ये सोचने लगे कि क्या लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच क्रॉस कराया जाए तो क्या आने वाला पौधा कैसा होगा। ये सोचे इसके बारे में और क्रॉस कराए। अभी आपको क्रॉस करके दिखाएंगे हम। अब देखिएगा दूसरा, बीज की आकृति, यानी बीज की आकृति होती कैसी है, तो बीज की आकृति 2 तरह से देखें। एक तो आकृति गोल होती है मटर का पौधे का, उसके अलावा बात करते हैं तो झुर्रीदार देखिए, मटर का पौधा सूख जाए ना उस पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, ये भी देखें। उसके अलावा बीज का रंग देखें तो बीज का रंग देखें हरा होता है, पीला होता है ना। मटर का पौधे का बीज का रंग शुरू में हरा होगा, बाद में सूख जाए मटर तो क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। उसके अलावा पुष्प का रंग को देखें तो ये बैगनी और सफेद होती हैं। उसके अलावा पुष्प की स्थिति अच्छी और अग्रस्त होती हैं। उसके अलावा फली का रंग देखें तो फली का रंग हरा और पीला दिखा। उसके अलावा फली की आकृति तो फैली हुई, सिकुड़ी हुई। ये बात कौन देखे, तो मेंडल ने देखे। इस 7 लक्षण को देखें। एग्जाम में पूछता है कि मेंडल के 7 लक्षणों का नाम लिखे, आपको क्वेश्चन पूछ देगा। अगर किसी को ये देखना है या लिखना होगा तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया दोस्तों। तो चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर जब मेंडल के नियम के प्रयोग से पहले हम बात करेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट को, इसमें हम जीन जानेंगे, जीन क्या होता है, उसके अलावा एलील क्या होते हैं, समयुग्मी और विषमयुग्मी क्या होते हैं। ठीक दोस्तों, तो इसे मिटा दें। चलिए दोस्तों, तो हम बात करते हैं सबसे पहले जीन के बारे में। जीन क्या है, जीन क्या है, जीन क्या होती है। इसके पहले दोस्तों आप जीन के बारे में पढ़े होंगे, जब आप पढ़े थे जन स्वास्थ्य पढ़े होंगे, उस पर जीन के बारे में पढ़े होंगे। उसके अलावा जब आप डीएनए आरएनए पढ़े होंगे वहाँ जीन के बारे में पढ़े होंगे। उसके क्रोमोसोम पढ़े हैं, वहाँ जीन के बारे में पढ़े। आप जीन के बारे में पहले से पढ़े हैं, बस आज इसके बारे में जानना है जीन होता क्या है, जीन का काम क्या है, क्या करते हैं जीन। जो जीन है दोस्तों, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित करने का मूलभूत इकाई होता है। एक पीढ़ी को
दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करना। क्या मूलभूत इकाई क्या होते हैं? जीन होते हैं। अगर जीन ना होना तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित कोई नहीं हो सकता है, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी का जन्म नहीं हो सकता है। ये सबसे आम भूमिका किसका होता है? तो जीन का होता है। क्या दोस्तों? जीन का होगा। अच्छा, एलील क्या होता है? एलील ये क्या होते हैं? जीन के बारे में जान के तो एलील क्या होते हैं? अब यानी यहाँ पे एलील किसे कहेंगे ना, यानी वे जीन जो जीन के लक्षणों को नियंत्रण करते हैं, जो जीन के लक्षणों को नियंत्रण करेंगे, इसे क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। और एलील मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समयुग्मी, समयुग्मजी, दूसरा होता है विषम युग्मजी। विषम युग्मजी, ये दो प्रकार के होते हैं। अच्छा, समयुग्मी किसी कहते हैं? इसको जो जीन होना समान हो, अलग नहीं हो। अगर मान लीजिए जो जीन होता है ना, अगर इसकी आकृति बात करते हैं, ये जीन अगर है ना, तो अगर इसका आकृति, अगर इसका जो संकेत अगर यहाँ पे कैपिटल टी है ना, टी है ना, तो दूसरे जीन का भी क्या होगा? कैपिटल टी होगा। यानी दोनों का जीन क्या होंगे? एक जैसे समान होंगे। अगर समान होंगे तो इसे क्या कहेंगे? समयुग्मी कहेंगे। अगर इसी की बात करते हैं तो अगर दोनों का असमान हो जाए, यहाँ पर कैपिटल टी हो जाए, यहाँ पर स्मॉल टी हो जाए, दोनों अलग अलग है ना, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी ये दोनों अलग है, इसे क्या कहेंगे? विषम युग्मी कहते हैं। समयुग्मी और विषम युग्मी, ये आपको पता लग गया दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम मेंडल के नियम का प्रयोग, जो एकल संकलन और द्वितीय संकलन क्या कराए थे, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। यहाँ तक किसी को परेशानी हो, किसी को दिक्कत होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम सब बात को समझाएंगे दोस्तों। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और चैनल को क्या कीजिए? शेयर कीजिए। और अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों के साथ भेजिए। आज के इतना बहुत है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।